हेलो एवरीवन। टेट सीरीज में हम आज जो अपना पॉलिटी का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड मिसलीनियर्स की, जो आपके पहले टेट के क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर अदर जो टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर रहेगा, और अगर आप इन्हीं 10 या 9 लेक्चर जो हमने टोटल बनाए हुए हैं पॉलिटी के, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपका जो है वो टेट काफी हद तक जो है वो आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपने इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो नहीं है। तो बहुत बार यहाँ से नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हम बोलते हैं प्लानिंग आयोग जो था, जो अभी जो है वो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और प्लानिंग कमीशन जो था वो 1950 में बना दिया गया था, और नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 2015 से कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये इसका काम क्या होता है, 5 ईयर प्लान बनाना, या योजना आयोग का हम देखते हैं कि 5 ईयर प्लान जो है वो बनाए जाते हैं। और नीति आयोग जो है वो उसका नया नाम है प्लानिंग कमीशन का, जिसके हेड जो है वो हम ये बोलते हैं कि 5 ईयर प्लान बनते हैं। पहला जो 5 ईयर प्लान बना था वो 1951 से 1956 तक, मतलब कि 5 साल के लिए जो योजनाएं या प्लान बनाए जाते थे। 51 में पहला बना था, 56 में दूसरा प्लान बनाया गया था। तो इस तरह से ये प्लानिंग जो थी वो की गई थी। तो अभी जो है प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। और अब अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि नीति आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये एक वैसा संस्था है या वैसा निकाय है जिसको नियम बना के संविधान के अंदर जो है वो जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। और ये जो हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं कि 5 ईयर प्लान पहला कब रहा, हिमाचल में पहला 5 ईयर प्लान कब बना था, तो 1951 से लेके 56 बना था। और इसके दौरान हम बात करें 5 ईयर प्लान की, तो 5 ईयर प्लान के दौरान ही भारत में पांचवा जो ये अपना योजना आयोग ने प्लान बनाया था, उसी में गरीबी हटाओ का नारा जो था वो भारत में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा संस्था या निकाय है, बॉडी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो मानवाधिकार आयोग है इसको भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं माना जाता है। इसका प्रावधान तो भारत के संविधान में नियम बना के तो किया गया है, लेकिन इसको संविधान के किसी भी आर्टिकल के तहत जो है वो शामिल नहीं किया गया है। एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वो बॉडीज होती है जिसका संविधान में विद आर्टिकल के साथ जो है वो वर्णन किया गया होता है, लिखित वर्णन किया गया होता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है उसका वर्णन तो किया गया है संविधान में, लेकिन कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके अंदर जो है इसका प्रावधान किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है इसकी जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है आपको पता है कि ये देश के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। और वित्त मंत्री जो है ये हर 5 साल के बाद क्या करते हैं, वित्त जो है वो उसको संसद के सामने जो है वो पेश करवाते हैं। या वित्त आयोग जो है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं हर 5 साल के बाद, और वित्त जो है ये सारा जो है संसद के समक्ष पेश करना ये वित्त मंत्री का काम होता है, पेश करवाना जो है वो राष्ट्रपति का काम वहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध निर्धारित करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वित्त संबंध निर्धारित करने की, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्य के बीच जो है वो क्या करने का काम करता है, रिलेशन बनाने का काम करता है, संबंध बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कालेलकर आयोग। अब यहाँ पे जो कालीलकर लिखा गया है ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी कालेलकर को कई बार कालेलकर ऐसे करके भी लिखा होता है,
ठीक है, एक की चीज है ये। और कालेलकर आयोग जो है, ये पूछा गया है कि कालेलकर आयोग जो है इसको कब स्थापित किया गया है या किया गया था या फिर कब इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जनवरी 1953 को। और ये जो कालेलकर आयोग था ये भारत में आया था 1953 में, और इसका काम क्या था, SC ST जो था उसकी जांच करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया था या फिर गठित किया गया था 1953 में। बहुत इंपॉर्टेंट है SC ST की जांच करने के लिए। पहला जो कमीशन आया था वो कौन सा था, तो वो था कालेलकर आयोग 1953 में। इसके बाद 1979 में आता है एक मंडल या आयोग बनाया गया जिसको BP मंडल कहा गया था, जिसके द्वारा भारत में कुल 3743 जातियां जो थी उसको पिछड़ा वर्ग में जो था वो काउंट किया गया था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो 1954 में हुआ, 1984 में हुआ था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा ही 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें, 31 अक्टूबर 1984 को ये जो दंगे चले हुए थे भारत में कि खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान की जो डिमांड अभी अगर आप देखोगे तो अभी भी खालिस्तान की डिमांड भारत में बार बार देखने को मिलती है। तो 1984 में सेम यही डिमांड चल रही थी खालिस्तान बनाने की। तो उन्हीं खालिस्तान की डिमांड को खत्म करने के लिए या उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया गया था, जिसको या फिर बात कर सकते हैं कि इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा थी भारत में प्रधानमंत्री जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको उनके ही एक सिख कमांडर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और ये जो ब्लू स्टार था ये अपने अगर अमृतसर की हम बात करें तो वहां पे जो गुरुद्वारा है, अमृतसर गुरुद्वारा है, उसके सामने ठीक एक तख्ते ताउस हुआ करता था, बिल्डिंग थी, वो एक भवन था जिसको पूरी बिल्डिंग को बाहर से ही उड़ाया गया था इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा। तो 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगों से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट आ जाएगा वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो अगर हम बात करें अपने गुजरात की, तो गुजरात के जो CM है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र भाई पटेल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। ठीक है, भारत में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है। तो 1993 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी अगर बात करें तो हिमाचल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था उसका गठन, या हम ये बोल सकते हैं कि 1994 में जो था वो मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। लेकिन जब हम भारत की बात कर देते हैं तो भारत में इस आयोग का गठन 1993 जो है उस दिन कर दिया गया है या 1993 को कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नानावती आयोग जो था वो संबंधित है। तो जो नानावती आयोग है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सिख विरोधी दंगों से। जैसे हमने पीछे ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ा है उसी तरह नानावती आयोग जो था ये भी सिख विरोधी दंगों से भारत में संबंधित जो है वो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है USA का राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथा को नष्ट करने की कोशिश की या खत्म करने की कोशिश की। अगर हम बात करें USA की तो USA में जो गुलामी प्रथा थी या दास प्रथा भी आप इस चीज को बोल सकते हैं, तो इस चीज को खत्म करने की कोशिश जो है वो किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में दास प्रथा को खत्म करने के लिए, गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए USA में जो है वो अब्राहम लिंकन ने काम किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा भारत में जुलाई 2016 तक कुल कितने हाई कोर्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 2016 तक जो थे वो हाई कोर्ट थे, उनकी संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर वर्तमान समय में बात करें 2019 तक की भी हम बात करें
या फिर वर्तमान समय 2023 की हम बात करें तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट है भारत के। ठीक है, ये चीज यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधनों के साथ जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमारे संवैधानिक संशोधनों के साथ जुड़ा है? तो हमने हमेशा बात की है कि एक ही फंडामेंटल राइट्स है जिसके द्वारा अमेंडमेंट्स की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल 368 जो है वो फंडामेंटल जी अपनी जो मौलिक अधिकार है या फिर हमारा जो मूल संविधान में है उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है वो रखता है। तो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारत का पहला जो राज्य गठित किया गया था वो कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बहुत बार अगर आप देखोगे तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां से सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था भारत का वो था आंध्र प्रदेश। 1953 में भारत का पहला राज्य बना दिया गया था आंध्र प्रदेश को। और आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा राज्य बना था तमिलनाडु। तमिलनाडु जो था, इसके बाद अगर हम देखें तो हिमाचल का कई बार पूछा जाता है, गोवा का बड़ी बार पूछा जाता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है कि गोवा जो है वो 25वां राज्य बना था, हिमाचल जो है वो भाषा के आधार पर 18वां राज्य भारत का बनाया गया था। और इसके साथ ही अभी जो है तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा जो राज्य है वो 28 राज्य हैं और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल वो 8 यूटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो क्या रहा था? आंध्र प्रदेश रहा था। और 25वां गोवा रहा था, 18वां अपना हिमाचल रहा था जिसको स्टेटहुड जो था वो उस टाइम प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों ही रिक्त होते हैं तो उनका कार्य जो है वो उस टाइम कौन करता है? मतलब कि जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसे में उनका काम जो है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जो है यहां पे सही हो जाएगा सीजेआई। सर्वोच्च न्यायालय के, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है उनके पद पर जहां पे काम कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये भी अपनी जगह पर ना हो तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही को जो या जिनके द्वारा चलाया जाता है वो क्या हो जाता है? उसका स्पीकर बनता है, उसका हेड बनता है। एक मनी बिल जो है उसको मनी बिल बनाने का राइट जो है वो किसके पास होता है? वो भी लोकसभा स्पीकर के पास होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है वो लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को करते हैं। और ये लोकसभा स्पीकर का चुनाव किस दिन किया जाएगा, ये डेट जो है वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इन ऑटोबायोग्राफी नामक शीर्षक के साथ उन्होंने लिखी है? तो यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो आई के गुजराल जो है वो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसको इस शीर्षक के साथ जो था वो लिखा था। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, पंचशील का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? तो पंचशील का सिद्धांत जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। पंचशील का सिद्धांत जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है और पंचशील का सिद्धांत 1954 में दिया गया था। ये समझौता हुआ था और जिसी समझौते को पंचशील का सिद्धांत जो है वो बोला गया है। और ये समझौता जो था या फिर ये समझौता या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी, सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री
भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में महा आपदा प्रबंधन बिल की प्रस्तावना कौन से वर्ष हुई थी? भारत में आपदा प्रबंधन बिल की प्रस्तावना कौन से वर्ष जो थी वो हुई थी? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन था इसका जो प्रस्तावना पास की गई है या प्रस्तावना जो हुई है वो किस वर्ष हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट आ जाता है, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में भारत आया था साइमन कमीशन, और इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और सातों के सातों ही ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन बोला गया है। और ये जो साइमन कमीशन था ये भारत में भारत का संविधान बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन इस कमीशन की अगर हम बात करें तो एक भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था, जिसकी वजह से ये कमीशन जो था वो टोटली फेल माना गया था। और ये पहला कमीशन था भारत का जो संविधान बनाने के लिए भेजा गया था, और ये पहला ही कमीशन था जिस कमीशन को टोटली रद्द कर दिया गया था, और ये पहला ही कमीशन था जो अपने टाइम से 2 साल पहले भारत पहुंच गया था। तो ये चीजें इसके बारे में याद रखनी है। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमीशन को जो था वो भारत लाया गया था, और टोटल जो 7 मेंबर थे इस आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट आ जाता है, लोकसभा स्पीकर निम्न को त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें लोकसभा स्पीकर की, लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा स्पीकर जो है वो अपना रिजाइन किसको देते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष जो है अपना रिजाइन किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। मतलब एक दूसरे को ये अपना त्यागपत्र जो है वो देकर अपने पद से रिजाइन कर सकते हैं, और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और 5 साल से पहले भी ये रिजाइन कर सकते हैं। और लोकसभा स्पीकर जो है वो अपने कार्यकाल के बाद भी उस समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक नया स्पीकर जो है वो अपना पद धारण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया या कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? ठीक है, अब जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं माने जाते हैं, इसीलिए जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 1/4 की, 1/4 मेंबर जो है दोनों सदनों में अगर किसी भी सदन में शुरू करनी है तो उसके 1/4 मेंबर जो है वो लिखित देते हैं कि हमने राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट चलानी है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 61 में है, जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। और अगर यही प्रस्ताव जो है वो 2/3 सदन से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटने के लिए या रिजाइन करने के लिए बोला जाता है। और ये प्रोविजन जो है वो किसी भी संसद के सदन से चल सकता है, लेकिन एक सदन में पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जरूर भेजा जाता है ताकि उसको वहां पे भी 2/3 बहुमत से पास किया जाए। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो केवल राज्यसभा से ही शुरू होती है, क्योंकि वो भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति होने के साथ साथ सभापति भी होते हैं। जाता है संसदीय रूप में वह भी में प्रमुख है, यह कौन है? ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें संसदीय स्वरूप की, भारत जो है इसमें जो प्रणाली फॉलो की गई है, जो सिस्टम फॉलो किया गया है, उसमें अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया है, जिसमें एक मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय स्वरूप के क्षेत्र से सबसे प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि वो अपने विधानमंडल तो नहीं बोल सकते, विधानमंडल राज्यों में काम करता है, क्योंकि वो संसद या हम ये बोल सकते हैं कि लोकसभा के जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं या संसद की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उसके रियल हेड माने जाते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ये जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री ही माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
मंत्री परिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो मंत्री परिषद जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उसके हेड जो है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान जो था उसको कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। और अगर बात करें 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को भारत के संविधान के लिए सेकेंड सिटिंग करवाई गई थी, दिल्ली में सिटिंग हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो लास्ट सिटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी या टेम्परेरी हेड जो थे वो बनाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकता है? अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे ऑप्शन दोनों ही सेम हो गए हैं, है ना। यहां पे ऑप्शन जो है दोनों ही सेम हो गए हैं। तो अगर आपने ए भी लगाते हैं या आप डी को लगाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं? तो 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ये भी पूछा जाता है कि अगर आपके संविधान में या राष्ट्रपति के द्वारा संसद में टोटल कितने सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे, तब भी वो 12 ही होंगे, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट जो है वो थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया है। तो टोटल अभी भी नॉमिनेटेड सदस्य पहले 14 लगाते थे, अभी 12 ही लगाने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए या डी जो है यहाँ पे दोनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया था? तो भारत की जो राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया था, कब लाया गया था? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और 12 दिसंबर, या हम ये बोल सकते हैं कि 12 दिसंबर जो था 1911 घोषणा कर दी गई थी, हुई थी, या लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में घोषणा कर दी थी कि भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी बन गई है या ट्रांसफर कर दी गई। घोषणा 11 में हुई, बनी 12 में है। तो दोनों ध्यान रखना है कि घोषणा पूछी है कि बनी पूछी है। तो भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में, प्रॉपर डेट थी 1 अप्रैल 1912। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो भारत है उसके संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही आर्टिकल 32 को संविधान की सोल एंड हार्ट जो है वो बोला गया है। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्लानिंग कमीशन जो बनाए गए थे, प्लान बनाने के लिए हर 5 साल के बाद प्लानिंग की जाती थी, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत में संविधान का आर्टिकल 21A किससे डील करता है? आर्टिकल 21A की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21A जो है वो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग एजुकेशन से डील करता है। बाकी फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे जो आर्टिकल हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से करवा दिए गए हैं। यहां से आर्टिकल से क्वेश्चन पक्का होता है, तो आर्टिकल को अच्छे से तैयार करके जाना है जब भी आपने टेट का पेपर देने के लिए जाना है। तो भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत जो है वो की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, आर्टिकल 360। और अगर इस आर्टिकल की बात करें तो आज तक एक भी बार इस आर्टिकल का प्रयोग जो है वो भारत में नहीं किया गया है, क्योंकि इस
आर्टिकल का प्रयोग तभी किया जाता है जब देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 15 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 15 जो है वो किस मौलिक अधिकार से डील करता है, किस मौलिक अधिकार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सामाजिक समानता के अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कानून के समक्ष अगर समानता की बात करें तो इसका प्रोविजन जो है आर्टिकल 14 में जो है वो अच्छे तरीके से कर दिया गया है। उसके बाद जो टचेबिलिटी है, स्पृश्यता है, उसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 17 में जो है वो अच्छी तरीके से वहां पे किया गया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम सबसे पहले भारतीय संविधान के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 1896 का जो सेशन था वो कलकत्ता में लग रहा था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे, जिसमें इस वंदे मातरम को या राष्ट्रीय गीत को पहली बार जो था वो गाया गया था कलकत्ता में 1896 में। नेक्स्ट आ जाता है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये अपने पद पर कितनी बार जो है वो निर्वाचित हो सकता है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, वो जितनी बार चाहे जो है वो अपने पद के लिए खड़े हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। तो नन ऑफ दीज यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी। तो अगर हम बात करें पहली महिला राज्यपाल की तो जो महिला राज्यपाल रही थी किसी भी राज्य की वो कौन रही थी, सरोजनी नायडू रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का सर्वोच्च संरक्षक जो है वो किसको माना जाता है। जो मूल अधिकार है हमारे उसका सर्वोच्च संरक्षक जो है वो किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है किसको, न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर न्यायपालिका यहाँ ना हो तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला जो है वो ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है उसका सर्वोच्च संरक्षक जो है वो न्यायपालिका को या सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्न में से क्या है। ठीक है, तो भारत में प्रशासन की सर्वोच्च तो नहीं, बुनियादी जो बुनियाद एक रख सकती है प्रशासन की, तो भारत में प्रशासन की जो बुनियादी इकाई माना जाता है वो जिले को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। पीसी घोष की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले लोकपाल जो थे वो नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे आपदा प्रबंधन की बात की है तो उसी तरह से जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसको भी 2005 में हम बोलते हैं कि ये जो लागू किया गया था ये 2005 में लागू किया गया था और 1 महीने का टाइम होता है जिसमें आरटीआई जो है उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत में या भारत के संविधान में एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है उसको किस विषय के अंदर जो है वो रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में वही सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिन पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो है दोनों ही कानून बना सकती हैं। और अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट की कि राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में कितने कितने सब्जेक्ट जो है वो रखे गए हैं, तो ये जो सब्जेक्ट रखे गए हैं ये हमने डिटेल में पहले
पढ़ चुके हैं, तो इनको आपने ध्यान रखना क्योंकि सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता में बना दिया गया था और एलिजा इम्फे जो थे वो पहले इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और 1950 से ही इसने अपना कार्य जो है वो करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन जो है वो कार्य करता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो भारत में किसके अधीन काम करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। जो भारत का इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो वो किसी भी संस्था या किसी भी मंत्रालय के अधीन जो है वो काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि किस सदन में संसद के पेश किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है कि हम पढ़ते हैं कि जब प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है, मंत्रिपरिषद से रिजाइन देना पड़ता है, तो इस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, सिर्फ लोकसभा में, तो राज्यसभा में ये पेश नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ज्वाइंट सेशन की बात करें तो ज्वाइंट सेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? अगर किसी भी व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उनके लिए मिनिमम एज जो है वो 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो भारत के संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ये जितनी मर्जी बार चाहे अपने पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, संविधान का परिचय देती है ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा भारत के संविधान का परिचय मिलता है, जानकारी मिलती है? ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी ही है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें, प्रियम्बल की अगर हम बात करें, तो इसको भारत के संविधान की जो है वो आत्मा भी कहा जाता है और ये प्रस्तावना जो है इसके द्वारा ही हमारे जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रियम्बल होती है, प्रस्तावना होती है, इसी को उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका भी बोला जाता है, जो 13 दिसंबर 3rd सिटिंग को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वही जाके बाद में हमारी प्रियम्बल बनती है। तो इसी प्रियम्बल को भारत के संविधान का परिचय भी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे कुल टोटल 45 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है वो टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो टेट सीरीज का या फिर HP टेट का पॉलिटी सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।